इसी तरह का पत्र झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी प्रधानमंत्री को लिखा है। अदालत का आदेश हो या राज्यों के मुख्यमंत्रियों की आवाज, सब एक तरह से ही एक ही दिशा में है कि केंद्र खरीदे। इस पूरी प्रक्रिया में 1.5-2 महीने से अधिक का समय बर्बाद हो गया। 19 अप्रैल को केंद्र ने राज्यों से कहा कि आप टीका खरीद लीजिए और 1 महीने से 18 साल से ऊपर के लोगों को टीका देने का काम शुरू कर दीजिए। केंद्र के पास टीका खरीदने और वितरण की नीति बनाने के लिए 1.5 साल का वक्त था और राज्यों को टीका अभियान शुरू करने का 11 दिन का वक्त दिया जाता है। राज्यों के पास पैसे नहीं हैं। केंद्र ने केंद्रीय बजट में टीका अभियान के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था, उसका पता नहीं है। 24 मई को केरल हाईकोर्ट ने कहा था कि सरकार ने रिजर्व बैंक से जो पैसा लिया है 99,000 करोड़, उसका इस्तेमाल टीका खरीदने में क्यों नहीं किया जा रहा है। केरल हाईकोर्ट में भी टीका नीति को लेकर सुनवाई हो रही है। केरल हाईकोर्ट ने तो हिसाब भी लगाकर दे दिया कि अगर 250 रुपए के हिसाब से भी टीका खरीदें तो 34,000 करोड़ में पूरी आबादी के लिए टीका आ जाएगा। यही सवाल आज सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि 35,000 करोड़ रुपए दिया गया है टीका के लिए, इस पैसे का अब तक कैसे इस्तेमाल हुआ है? क्यों इस पैसे का इस्तेमाल 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को टीका देने के लिए नहीं किया जा सकता? आप जानते हैं कि केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि खुद ही कंपनियों से खरीदें, लेकिन कितना खरीदेंगे यह केंद्र सरकार बताएगी। मतलब पैसा राज्यों का होगा लेकिन सप्लाई का कोटा केंद्र सरकार तय करेगी। विपक्ष की सरकारें जहां मुखर हैं वहीं बीजेपी की सरकारें चुप हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि वहां समस्याएं नहीं हैं। वहां की हाईकोर्ट से आवाज जो आ रही है उससे पता चलता है कि बीजेपी की सरकारों के पास भी जवाब नहीं है। 26 मई को गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि राज्य सरकार ने अपने हलफनामे में यह तो बता दिया है कि 3 करोड़ टीके का ऑर्डर दिया जा चुका है, लेकिन यह नहीं बताया कि टीका कब मिलेगा। इस पर सरकार चुप है। कोर्ट को राज्य सरकार ने अपने हलफनामे में बताया है कि टीका निर्माताओं ने यह नहीं बताया है कि सप्लाई कब करेंगे। यह जवाब है गुजरात सरकार का हाईकोर्ट में। आपने हिंदी में यह समझ लिया कि आप किसी कंपनी को 3 करोड़ टीके का ऑर्डर देते हैं, कंपनी आपको बताती नहीं है कि टीका कब देंगे, फिर भी आप ऑर्डर देते हैं। ऐसा खरीदार आपने देखा है क्या दुनिया में? माल कब मिलेगा बिना जाने माल का ऑर्डर देकर हलफनामा दे रहे हैं। तो इस पर दावा कि दुनिया का सबसे बड़ा टीका अभियान चला रहे हैं। इस झूठ का पर्दाफाश अदालत से लेकर चौराहे तक पर हो चुका है। आप खुद देख रहे हैं, एक ही जगह इस झूठ का परचम लहरा रहा है, वो है गोदी मीडिया का स्टूडियो। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक में किसी के पास जवाब नहीं है। हम सब की जिंदगी दांव पर है और इतने लोगों की जान जा चुकी है, तब टीका को लेकर यह हालत है। भले शिवराज सिंह चौहान ना बोल पाए, लेकिन उनके राज्य की हकीकत मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सामने आ रही है। आज ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार बताए कि राष्ट्रीय टीका नीति के 8वें क्लॉज का क्या औचित्य है। इसी क्लॉज के तहत राज्य 25% टीका खरीद सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर भी 25% टीका खरीद सकेंगे। याचिकाकर्ता वकील सुनील गुप्ता ने सवाल किया है कि अगर प्राइवेट सेक्टर सीधे 25% टीका खरीद सकता है तो एक दिन यह भी घोटाला सामने आ सकता है कि प्राइवेट सेक्टर को 25% से अधिक टीका दे दिया गया है। आखिर इसकी निगरानी की प्रक्रिया क्या है? इस जो नीति को बनाया है इसके खिलाफ हमारे द्वारा इसी याचिका में एक संशोधित याचिका पेश की गई है कि इसके अंदर इन जो प्राइवेट सेक्टरों को 25% वैक्सीन खरीदने की जो डायरेक्ट इन्होंने परमिशन दी है उस पर रोक लगी जाए। इसलिए रोक लगाना जरूरी है कि जब हमारे प्रदेश में और केंद्र में वैक्सीन की संख्या जो चाहिए उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है और डायरेक्ट प्राइवेट सेक्टर को खरीदी करने का जो है उनको डायरेक्ट खरीदी करने के लिए जो परमिशन दी गई है वो कहाँ तक उचित है। इसलिए हमारे द्वारा न्यायालय को बताया गया है कि ये पूर्ण रूप से अनुचित है। इससे कालाबाजारी बढ़ जाएगी और इससे जो वैक्सीनेशन हमारे द्वारा अन्य जो गरीब लोगों को, गरीब तबके को लोगों को वैक्सीनेशन लगाना है उनको नहीं लग पाएंगे। क्या रुख था न्यायालय का जो इससे पहले जो एक पेशी तारीख लगी थी और अगली तारीख कब? न्यायालय का इसमें यह रुख था कि न्यायालय ने केंद्र शासन से और राज्य सरकार से दोनों से इसके अंदर जवाब मंगाए हैं कि जब भाई
केंद्र में और राज्य में वैक्सीनेशन की पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो आपने जो ये नीति बनाई है क्यों ना इसके अंदर संशोधन करें। इस पे आपका क्या कहना है? इसके ऊपर केंद्र और राज्य दोनों से उन्होंने जवाब मांगा है। फरवरी में फाइजर ने आपात स्थिति में मंजूरी के अपने आवेदन को वापस ले लिया था। जब लोग मरने लगे तब अप्रैल में कई विदेशी कंपनियों को भारत में टीके की सप्लाई की अनुमति दे दी गई। तब से अब तक 2 महीने गुजर गए, लेकिन स्पुतनिक के अलावा किसी विदेशी कंपनी का स्पष्ट बयान नहीं है कि टीका कब आएगा। अभी चाहिए लेकिन अभी नहीं आ रहा है। आज सरकार ने कहा है कि जिस किसी टीके को चुनिंदा देशों में मंजूरी मिली है हम उसे मंजूरी दे देंगे। इसी बात पर पहले मंजूरी नहीं दी गई तो कंपनियां चली गईं। अब जब कंपनियों को बुलाया जा रहा है तो उनके पास इतने ऑर्डर पहले से आ चुके हैं कि वे भारत के नए ऑर्डर को लेकर कोई गारंटी देने को तैयार नहीं। राज्यों को तो मना ही कर दिया है। यही हाल ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस की दवा को लेकर है। इस बीमारी के आ जाने के बाद दवा की नीति का ऐलान होने लगता है जब मीडिया रिपोर्ट करता है, और तब बताया जाता है कि कंपनियों को लाइसेंस दे दिया गया है भारत में और आयात करने का भी लाइसेंस दे दिया गया है। इस ऐलान के कई दिन गुजर गए हैं लेकिन दवा नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी दवा से संबंधित दस्तावेज मांगे हैं। यही नहीं, आज तेलंगाना हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य को अभी तक ब्लैक फंगस की दवा क्यों नहीं भेजी गई है। सोचिए वहां के मरीजों की क्या हालत हो रही होगी। उनकी किसी भी वक्त जान जा सकती है, जा चुकी होगी। इस हत्या की जिम्मेदारी किसकी है? आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने भी 27 मई को इसी मामले में केंद्र और राज्य से जवाब मांगा है। तो इस तरह से सरकार का हर दावा सुप्रीम कोर्ट से लेकर तमाम हाईकोर्ट में ध्वस्त हो रहा है। टीका में हो रही देरी देश को किसी और लहर के कगार पर लाकर खड़ा कर सकती है। एक बार फिर से तबाही आ सकती है। नए नए दावों के साथ दिन काटने की यह तरकीब अदालतों के इजलास में लड़खड़ा रही है। 28 को सुबह हम लोगों को पता लगा था कि मेरे फादर की डेथ हो गई है। तो फिर किसी तरह हमने मेरी मदर को मतलब नहीं बताया था, बट किसी तरह फिर हमने वो सारी चीज़ें आगे आगे बढ़ाई सारी, क्योंकि मेरी मदर को क्योर करना था हमें। अब सिर्फ मेरी दादी और दादू जी हैं, उनके साथ में रहती हूँ। इस रिपोर्ट पर भी बात जरूरी है जो हमारे सहयोगी आलोक पांडे ने की है। कोविड के कारण न जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए। राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग के हिसाब से कोई 10,000 बच्चे हैं। कुछ के दोनों माता पिता गुजर गए हैं, कुछ के एक, कुछ बच्चे लावारिस भी हैं। ऐसे बच्चों की परवरिश की नीतियां बन रही हैं, लेकिन क्या वो काफ़ी हैं? जो बच्चा जिस प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा होगा उसकी पढ़ाई के खर्चे का क्या होगा? जो बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा होगा उसकी पढ़ाई का बंदोबस्त कैसे होगा? बात सिर्फ पढ़ाई लिखाई की नहीं है, उसकी भावनात्मक सुरक्षा की भी है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। और कोविड में पिछले साल लॉकडाउन हुआ था तो हम लोग बहुत खुश रहे, घर पे हमेशा बिल्कुल खुश रहते थे। इस साल वो चीज़ हुई जो मैंने कभी नहीं सोची थी। 14 साल की ये बच्ची पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हापुड़ की है। कोविड की दूसरी लहर ने उसके सर से माता पिता दोनों का ही साया छीन लिया। महीने भर पहले 1 हफ्ते के अंतर पर उसने दोनों को खो दिया। पिता आयुर्वेदिक दवाओं की छोटी सी दुकान चलाते थे और माँ गृहिणी थी।